अब देखते हैं अपन टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूरसंचार तकनीक का आधारभूत मॉडल। ठीक है, तो इसमें पहले इनपुट सिग्नल देते हैं, ठीक है, जिसमें सूचना होती है। फिर ट्रांसड्यूसर होता है, वो क्या करता है, इनपुट सिग्नल होते हैं उनको विद्युत संकेत में, आउटपुट सिग्नल में बदलता है। ठीक है, फिर एक होता है मॉड्यूलेटर, तो इन संकेतों को उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी में बदलता है। ठीक है, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में बदलने का। फिर एक होता है ट्रांसमीटर, तो ये एंटीना के थ्रू चलता है ना, इसमें क्या चैनल में प्रसारित हो जाता है अपना जो ये फ्रीक्वेंसी जा रही है, ये संकेत जा रहा है। ठीक है, फिर एक रिसीवर होता है जो संकेत को प्राप्त कर लेता है। फिर एक डीमोड्यूलेटर होता है, तो ये क्या करता है, जो वाहक तरंगें होती हैं, उनसे विद्युत संकेतों को वापस ले लेता है। ठीक है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी में बदला था अपन ने ये ट्रांसमिटेड तरंगों में, ठीक है, ट्रांसमिटेड वेव्स में, उनको वापस से विद्युत में बदलता है। फिर वापस से एक मॉडम होता है, तो वो क्या करता है, वो डीमोड्यूलेट करता है और वापस अपने काम में आ जाती है। ठीक है, अब देखते हैं अपन एनालॉग और डिजिटल में अंतर क्या है। तो एनालॉग होता है, ये सतत होता है, ठीक है, और 0-1 के रूप में होता है डिजिटल। ठीक है, फिर जो एनालॉग होता है इसमें उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे सतत है ये, मतलब एक साइन वेव है। फिर डिजिटल है, ये एकाएक उतार-चढ़ाव होते हैं, जैसे 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। फिर एनालॉग होता है, सरल होता है, डिजिटल जटिल होता है। एनालॉग में शोर अधिक होता है, डिजिटल में शोर नहीं होता, कम होता है। फिर एनालॉग ऊर्जा की हानि अधिक होती है इसमें, और जो डिजिटल होता है इसमें ऊर्जा की हानि भी बहुत कम होती है। फिर एनालॉग होता है, ये ज्यामितीय तरंगों द्वारा भेजा जाता है, ठीक है, और डिजिटल होता है, ये वर्ग तरंगों द्वारा भेजा जाता है। सही है भाई, बिल्कुल सही है। और ज्यामितीय तरंग यानी साइन वेव्स। ठीक है, तो आगे चलें अपन। आगे क्या है, आगे है जैसे कि संचार के प्रकार। अब संचार के टाइप ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या क्या है, तो बेस्ड ऑन मीडियम, मीडियम के बेस पे एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। वायर्ड में आते हैं कॉपर और एक होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल। ठीक है, कॉपर में भी आते हैं ऐसे कॉक्सियल केबल होती है एक तो, और एक होती है ट्विस्टेड केबल। ठीक है, तो एक होती है कोएक्सियल केबल और एक होती है ट्विस्टेड केबल। ठीक है, फिर एक वायर्ड वाली में होती है ऑप्टिकल फाइबर। फिर वायरलेस आती है, वायरलेस में आती है लॉन्ग रेंज, और इसमें आ रही है शॉर्ट रेंज। ठीक है, लॉन्ग रेंज में आती है स्काई वेव्स और स्पेस वेव्स और सैटेलाइट वेव। तो स्काई, स्पेस और सैटेलाइट। ठीक है, और शॉर्ट में आती है ब्लूटूथ, वाईफाई, वाई मैक्स, एनएफसी, लाईफाई। कौन कौन से, ब्लूटूथ, वाईफाई, वाई मैक्स, एनएफसी, लाईफाई। फिर बेस्ड ऑन साइज एंड एरिया उस पे देखें तो एक होता है पैन, ठीक है, प्राइवेट एरिया नेटवर्क, उसमें आते हैं ब्लूटूथ, वाईफाई, सॉरी पर्सनल एरिया नेटवर्क या फिर प्राइवेट। ठीक है, फिर लैन, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें वाईफाई भी आ जाता है, कोएक्सियल केबल भी आ जाती है। ठीक है, फिर एक मैन, ये क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें आता है वाई मैक्स। ठीक है, फिर एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, तो इसमें आते हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर और स्पेस कम्युनिकेशन, ये आ गए। ठीक है, वाइड एरिया नहीं, पूरा विश्व आ गया इसे। ठीक है, फिर होता है ट्रांसमिशन रेट के आधार पे देखें, तो ट्रांसमिशन रेट के आधार पे देखें, एक तो होती है नैरो बैंड। नैरो बैंड होती है जिसमें 10 बाइट्स के जा रहे हैं, ठीक है, 10 बाइट्स के जा रहे हैं, ठीक है, 10 बाइट्स प्रति सेकंड ये जा रहे हैं नैरो बैंड में। फिर एक होती है वॉइस बैंड, इसमें क्या होता है, 64 kbps या 64 kbps तक यूज होता है, और लैंडलाइन में इसका यूज होता है वॉइस बैंड में। फिर एक होता है ब्रॉड बैंड, इसमें क्या है, 512 kbps की स्पीड होती है, और इसमें जो ओफीएस के द्वारा निर्माण किया जाता है इसको। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा निर्माण होता है ब्रॉडबैंड का। पर वॉइस बैंड में 64 kbps ही होती है, लैंडलाइन जैसे होते हैं वो। एक नैरो बैंड होता है जिसमें 10 बाइट्स प्रति सेकंड जाती है, जिसमें टेलीग्राफ में यूज होती है, कौन सी, नैरो बैंड। तो नैरो बैंड तो कहाँ पे हो गई, टेलीग्राफ में। वॉइस बैंड हो गई कहाँ पे, लैंडलाइन में। और ये ब्रॉडबैंड तो आजकल चल ही रहा है। फिर एक्सेस, पहुंच के आधार पर देखें तो एक होता है इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या होता है, जो कुछ संगठन के सदस्य लोग ही उसको यूज कर सकते हैं। एक होता है एक्स्ट्रानेट, तो भाई ये व्यक्ति भी उनकी पहुंच हो सकती है। ठीक है, फिर एक होता है इंटरनेट, इंटरनेट होता है सभी के लिए। तो देखो इंट्रानेट जो सिर्फ कोई एक संगठन के, मतलब एक इंस्टीट्यूट के लोग यूज कर रहे हैं। एक्स्ट्रानेट मतलब संगठन के साथ साथ बाहर के लोगों को भी दे दिया, आसपास वालों को। और इंटरनेट ये तो पूरी दुनिया के लिए ही है। फिर बेस्ड ऑन होस्ट, होस्ट के आधार पे देखें तो ऑल मेंबर्स कनेक्टेड विद सर्वर आर कॉल्ड होस्ट। तो जो भी मेंबर कनेक्टेड है सर्वर से वो होस्ट होते हैं। ये होते हैं पीयर टू पीयर, जिसमें होस्ट एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। ठीक है, तो होस्ट में क्या क्या होता है, क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, दोनों की भूमिका होती है पीयर टू पीयर में। फिर क्लाइंट सर्वर, यहाँ से कुछ होस्ट हो सकते हैं, और
बस यही है। तो यूनिक्स यूनिक्स और लाइनक्स इसके एग्जाम्पल हैं। तो कुछ होस्ट तो कुछ क्लाइंट भी हो सकते हैं और कुछ सर्वर हो सकते हैं। तो ये क्लाइंट सर्वर है, मतलब इसमें क्लाइंट ही सर्वर है। ठीक है, ये है। फिर आगे चलें अपन, तो आगे चले हैं अपन। तो फिर अगला आता है, तो ये आते हैं वायर्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वायर्ड में आते हैं, वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन में, वायर्ड टेलीकम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर केबल आ गई। तो ये क्या है, ये पूर्ण है, ये मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है। फिर सिलिका और कांच या प्लास्टिक से बने होते हैं ये, ठीक है। प्रकाश के रूप में डिजिटल सिग्नल भेजते हैं। तो मतलब जो लाइट के रूप में भेजते हैं डिजिटल सिग्नल्स, वो लागत अधिक होती है इसकी और गुणवत्ता बहुत ज़्यादा अच्छी होती है इसकी। तांबे के तार से 25 गुना तो हल्का होता है, ये 100 गुना कम स्थान घेरता है, तांबा का जो तार होता है ना उससे। और लंबी दूरी के संचार हेतु उपयोग है, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि कम होती है। फिर क्या है, अब देखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, एक तो क्लैडिंग होती है, पहले तो अंदर होता है कोर सबसे अंदर, तो फिर उसके ऊपर कुछ बफर लगे होते हैं, उसके ऊपर क्लैडिंग्स होती हैं जिनको कहते हैं बफर्स को। और जो इसका अपवर्तनांक है, इसका जो वो है टोटल रिफ्रैक्शन, मतलब वो क्या कहते हैं ना यार, मैं भूल गया। हाई जो इसका, जो भी है अब, ठीक है। तो वो इस वाले से कम होता है, ठीक है। जो अंदर वाले उससे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है अंदर वाले से। और बाहर होता है जैकेट, ये सबसे ऊपरी भाग है। तो कोर क्या है, सबसे भीतरी भाग है, इसमें सिग्नल जाते हैं, ये कांच और प्लास्टिक का बना होता है। और अपवर्तनांक क्लैडिंग से अधिक होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो जो क्लैडिंग है इसके ऊपर लगी हुई है उससे इसका ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर आगे चले अपन, बेतार संचार वायरलेस वाले देखें तो उसमें लॉन्ग रेंज के हैं कुछ, जैसे स्काई वेव बेस्ड, फिर एक है स्पेस वेव बेस्ड और एक है सैटेलाइट बेस्ड। तो स्काई वेव बेस्ड में आते हैं तो उसमें आता है आयन मंडल का उपयोग होता है पहले तो, दूसरा शोभ मंडल से परावर्तित हो जाती है, और तीसरा कौन सा है, जो उपग्रह द्वारा, जैसे कि अपलिंक होती हैं और डाउनलिंक होती हैं। तो एक होता है उपग्रह आधारित, एक होता है कौन सा, अपने जो स्काई वेव्स आधारित, और एक है जो अंतरिक्ष वेव बेस्ड है, ठीक है। तो ये होता है जो कोई व्योमंडल यानी कि स्काई वेव है, इसमें क्या होता है, जो आयन मंडल होता है उससे टकरा के वापस आ जाती है रेज, ठीक है। जैसे ये आयनोस्फीयर है, यहाँ से गई एंटीने से और फिर यहाँ पे ग्राही एंटीना तक पहुंच गई। तो इसमें जो आवृत्ति होती है 3 से 30 मेगाहर्ट्ज होती है। और पृथ्वी की जो होरिजननेस है, वक्रता है, ठीक है, रेडियस है, इसको प्रभावित नहीं करता, ठीक है। और गुणवत्ता अच्छी नहीं होती पर इसकी, पर ये दिक्कत इसमें सब फायदा है कि लंबी दूरी तक चला जाता है। फिर एक हो, जैसे कि इसका उदाहरण है रेडियो में। फिर एक होता है शोभ मंडल से ही परावर्तन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अर्थ से टकरा रहा है यहाँ पे, तो पर यहाँ पे अर्थ से नहीं टकरा रहा, सीधा शोभ मंडल में जा रहा है और फिर इस पे एंटीना पे पहुंच गया। तो ठीक है, तो ये है 30 से 300 मेगाहर्ट्ज का है, पर इसमें प्रभावित होता है, पृथ्वी की वक्रता से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगर कैसी है पृथ्वी उस हिसाब से, ठीक है। और गुणवत्ता इसमें अच्छी होती है, दूरी इसमें कम होती है, ठीक है। तो ये कौन सा है, जो स्पेस बेस्ड अपना कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें, ठीक है। फिर एक है उपग्रह आधारित, जिसमें अपना जो सिग्नल है वो सैटेलाइट तक गया, अपलिंक किया, फिर सैटेलाइट उसको डाउनलिंक करती है, ठीक है, सीधा पहुंचा देती है। तो इसमें माइक्रोवेव्स का यूज होता है, ठीक है, सूक्ष्म तरंग आवृत्ति का यूज होता है, गुणवत्ता इसमें बहुत अधिक होती है और बहुत दूर तक भेज सकते हैं इसको, उच्च आवृत्ति का सिग्नल होते हैं, खराब हो मौसम तब भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सिग्नल तो अच्छा होता है, बट खराब मौसम में दिक्कत होती है, सॉरी। उच्च आवृत्ति का होता है सिग्नल तो अच्छा, पर खराब मौसम में दिक्कत। जैसे कि इसमें आगे DTH की सेवाएं, उपग्रह आधारित इंटरनेट, ये सब। तो ठीक है, तो ये सब दिक्कत है यहाँ पे, उपग्रह आधारित इंटरनेट है, DTH सेवाएं ना, वो सैटेलाइट से है, तो जैसे बारिश होती है तो अपनी टीवी में कुछ दिक्कतें आ जाती हैं, वही सब। और ये वाला था जो अपना स्पेस बेस्ड वाला, ये FM था, ठीक है। फिर आगे चलें, शॉर्ट रेंज में देखें तो एक होता है वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। तो ये क्या है, ये संस्था के उपकरणों को जोड़ता है, एक ही संस्था के, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है 30 से 50 मीटर होती है, 10 Gbps तक की स्पीड होती है इसकी, 2.4 से 5 गीगा हर्ट्ज तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और इंटरनेट फाइल्स ट्रांसफर होती हैं।
रेडियो तरंगों का उपयोग करता है वाईफाई। फिर वाईमैक्स आता है, ये एक ही शहर के जो आईसीटी उपकरण है उनको जोड़ता है। 50 से 60 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। 100 एमबीपीएस की स्पीड होती है। स्पीड कम हो गई ना, ज़्यादा लो हो गए तो एमबीपीएस में आ गई है 100 में। ये 10 जीबीपीएस तक था। फिर इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2.3, 2.5, 3.5, 3.8 तक हो सकती है। और यहाँ से 2.4 से 5 तक। फिर आगे चलें, ये इंटरनेट के लिए यूज़ होता है वाईमैक्स। फिर ब्लूटूथ, तो ये एक ही इमारत के उपकरणों को जोड़ता है। 10 मीटर से ज़्यादा इसकी रेंज नहीं होती। इसमें स्पीड होती है 24 एमबीपीएस की। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ इसकी आवृत्ति होती है। फाइल ट्रांसफ़र के काम आता है। और इसमें विद्युत चुम्बकीय तरंगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में उनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, वाईफाई में तो रेडियो वेव्स का, ब्लूटूथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। फिर एनएफसी होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये होता है 20 से 25 सेंटीमीटर के लिए ये तो। और इसमें केबीपीएस में स्पीड होती है, तो 424 केबीपीएस की स्पीड होती है। और 13.56 मेगा हर्ट्ज ही होता है इसमें तो। गीगा हर्ट्ज है, यहाँ पे मेगा हर्ट्ज ही है। 13.56। और ये वाणिज्य भुगतान के लिए, मतलब पेमेंट के लिए यूज होता है। फिर एक लाइफ फाई, 10 मीटर तक इसकी रेंज है। और 1 जीबीपीएस की इसकी स्पीड होती है। तो लाइफ फाई की स्पीड वाईफाई से कम है, वरना वाई मैक्स से, ब्लूटूथ से, इन सबसे तो ज़्यादा ही है। और इसमें प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है, किसमें, लाइफ फाई में। फिर लाइफ फाई को देखें तो यहाँ से सर्वर होता है, सर्वर इंटरनेट, ठीक है। फिर यहाँ से स्ट्रीमिंग कंटेंट हो जाता है। लैंप ड्राइवर होता है। और एक एलईडी बल्ब होता है। एलईडी बल्ब से फोटो डिटेक्शन एम्पलीफिकेशन होता है, फोटो डिटेक्टर एम्पलीफिकेशन। और रिसीव करते हैं हम डाटा, जो भी है। अधिक सुरक्षित है, कम हानिकारक है। ठीक है, तो बस यही है। वाईफाई का मीडियम तो रेडियो वेव्स थी, इसका लाईफाई का लाइट। ठीक है। फिर एक है ट्राई। ट्राई क्या है, 1997 में अपना एक संस्था बनी थी। 1+4 सदस्य होते हैं, 3 वर्ष कार्यकाल होता है। अभी इसके हेड है, वो है अध्यक्ष अनिल लाहोटी। ठीक है। अब कुछ दूरसंचार नीतियां आई हैं। एक 1994 में आई थी, और लेटेस्ट वाली अभी 2023 में आई है। उससे पहले 2028 की चल रही है। ठीक है, उसको हटाते हैं, आगे चलते हैं। फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी आती है। इसमें दो तरह का होता है, ठीक है। एक तो टावर से होता है, ठीक है। टावर से सिग्नल वगैरह जा रहे हैं, ठीक है। बेस स्टेशन होता है। फिर बेस स्टेशन से मोबाइल टावर पे जा रहा है। फिर ट्रांस रिसीवर होता है, ठीक है। तो बस वही है। और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है क्या इसका? तो स्वास्थ्य पर SAR, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशो। स्वास्थ्य पर प्रभाव के लिए एक नई टर्म आई है, कौन सी, स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेशो। तो इससे चेक करते हैं, ठीक है। फिर इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं, एक सर्किट पॉकेटिंग होती है और पैकेट स्विचिंग होती है। सर्किट पॉकेटिंग और पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, सूचनाओं को छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़कर क्रम व गंतव्य के आधार पे भेजते हैं, ठीक है। तो छोटे-छोटे पैकेट्स में तोड़ देते हैं सूचनाओं को, और फिर क्रम में एक में भेजते हैं और गंतव्य के आधार पे भेजते हैं, सीधे सर्किट से नहीं भेजते यहाँ पे, ठीक है। तो ये है। फिर एक होती है मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, तो ये आवृत्ति का सीमित क्षेत्र होता है इसमें, ठीक है। और मतलब स्पेक्ट्रम है, उसको हम बांट देते हैं, ठीक है, सबको अलग अलग में। तो इसी से सूचना का संप्रेषण होता है। फिर एक होता है FDMA। FDMA क्या है, प्रत्येक उपभोक्ता प्रत्येक समय एक निश्चित आवृत्ति का यूज़ करता है, ठीक है। तो मतलब एक निश्चित आवृत्ति का यूज़ कर सकते हैं हम। और गुणवत्ता इसमें अपेक्षाकृत बहुत खराब होती है। तो इसमें इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का डिवीजन हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सिस, ठीक है। तो मतलब फ्रीक्वेंसी को डिवाइड कर दिया और मल्टीपल लोगों को दे दिया। फिर इसमें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो बारी बारी से एक टाइम में, ठीक है, बारी बारी से टाइम स्लॉट दे रखा है सबको। तो संपूर्ण स्पेक्ट्रम का यूज़ कर सकते हैं बारी बारी से। फिर उच्च गुणवत्ता होती है इसमें, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं। तो TDM में होता था 2G में, और FDM में होता था 1G में। फिर एक होता है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस। तो सभी उपभोक्ता सभी समय सभी आवृत्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइम को डिवाइड कर रखे थे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को। अब यहाँ पे तो हर समय हर सारी को कर सकते हैं। 2.5G में यूज़ होता था, सबके पास कॉल जाएगा और गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी, ठीक है। फिर 4G आया, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल FDMA बेस पे बेस था, ठीक है। OFDMA, ठीक है। तो पीढ़ियाँ हैं, पहले 1G, तो इसमें केवल एनालॉग उपयोग होता था।
और वॉइस कॉल सुविधा थी 1980s में। फिर 2G आया, इसमें GSM और CDSM आया, ठीक है। एक तो GSM आया और एक CDSM आया, ठीक है। और दो मानक थे इसमें, एक तो डिजिटल सिग्नल का यूज़ होते थे और वॉइस कॉल और SMS भी हो सकते थे। फिर लो स्पीड का डेटा ट्रांसफ़र भी होता था। तो डिजिटल सिग्नल सेकंड वाले आ गया था 2G में, वॉइस कॉल होने लगे थे, लो स्पीड डाटा था, ठीक है। फिर था 2.5, तो इसमें क्या था, सर्किट प्लस पॉकेट। सर्किट और पॉकेट स्विचिंग होती थी इसमें, और मल्टीमीडिया प्लस वॉइस कॉल प्लस SMS, इसमें सब एक साथ होते थे, मल्टीमीडिया, वॉइस कॉल और SMS सारा। फिर एक आता है 3G। 3G क्या है, WCDMA, ठीक है। तो वर्ष 2001 में चालू हुआ ITU के मानक से वीडियो कॉलिंग, और वो सब इसमें शुरू हुई। पूर्णतः पॉकेट स्विचिंग बेस्ड है ये, ठीक है। पूर्णतः पॉकेट स्विचिंग बेस्ड है ये, तो इसमें पॉकेट स्विचिंग होती है। फिर 4G। 4G में वर्ष 2008 में शुरू हुआ था। IMT एडवांस मानकों पर आधारित है। WiMAX LTE का यूज़ करता है ये, और स्पीड कितनी होती है, 1 GB तक होती है और 100 Mbps होती है, ठीक है। तो ये है। लेटेंसी होती है इसमें 50 मिली सेकेंड की, और नैरो स्लाइस यूज़ होता है। नैरो स्लाइस यूज़ 600 से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए, ठीक है। तो इसमें ये है कौन सा, 4G चला गया, ठीक है। फिर आता है कौन सा अपना 5G। तो 5G में क्या है, 5G है 100 टाइम्स फास्टर है 4G से, एनर्जी इफिशियंसी है, मोर स्टेबल नेटवर्क होता है, लेटेंसी इसमें 1 मिली सेकेंड की है, और बैंडविड्थ ज़्यादा है इसमें, यानी कैपेसिटी भी इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है। फिर एक है LTE, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन, ठीक है। तो ये क्या है, इसको नोन एज क्या कहते हैं, ई यू ट्रेन, EU ट्रेन भी कहते हैं इसको, ठीक है। वो LTE, तो VOLTE, ठीक है, वॉइस ओवर OFDMA यूज़ होता है इसमें, ठीक है। और क्या है ये 3GPP के मानकों पर आधारित है ये, ठीक है। तो ये है ना, लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन कहते हैं, EU ट्रेन भी इसको कहते हैं। फिर वो LTE का यूज़ होता है, वॉइस ओवर, ठीक है। और इसमें OFDM में यूज़ हो रहा है, 3GPP के मानकों पे आधारित है। 5G क्या है, 100 टाइम फास्टर है 4G से, एनर्जी इफिशियंसी है, मोर स्टेबल नेटवर्क है, 1 मिली सेकेंड की लेटेंसी है, बैंडविड्थ भी ज़्यादा है इसमें। 4G में वर्ष 2008 में स्टार्ट हुआ था। IMT एडवांस मानकों पे आधारित है ये। WiMAX और LTE यूज़ होते हैं इसमें। स्पीड होती है इसकी 1 GB तक, और ठीक है, 1 GB तक, ठीक है। और लेटेंसी 50 मिली सेकेंड है। नैरो स्लाइस यूज़ होता है इसमें 600 मेगाहर्ट्ज़ से 2.5 गीगाहर्ट्ज़ तक, ठीक है। फिर तीन बैंड जो यूज़ होती हैं, एक लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड। लो बैंड होती है जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से कम होती है और मोर एरिया कवर करती है ये, ठीक है। स्पीड इसमें 100 Mbps तक होती है। फिर मिड बैंड होती है जो 1 गीगाहर्ट्ज़ से 6 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है, और आदर्श एरिया कवर करती है, मतलब कम, ठीक ठाक, ठीक है। लंबी दूरी तक जाती है और अधिक डेटा है, ठीक है, इसमें किसमें, मिड बैंड में। फिर एक होता है हाई बैंड। हाई बैंड अबव होती है 24 गीगाहर्ट्ज़, 24 गीगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा होती है, और कम दूरी और अत्यधिक तेज होती है, ठीक है। तो कम दूरी होती है पर बहुत तेज होती है, हाई बैंड, मिड बैंड और लो बैंड, ठीक है। तो इसमें 5G यूज़ हो रहा है। 5G में तीनों बैंड में यूज़ होती है। अब अपन पूछेंगे कि भाई ये 6 गीगाहर्ट्ज़ से 24 गीगाहर्ट्ज़ के बीच की कहाँ गई, तो कुछ ऐसी होती हैं जो सबको नहीं दी जाती, उसमें सेना वैना यूज़ करती हैं, ठीक है। फिर नेटवर्क स्लाइसिंग क्या है, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था। तो मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। मल्टीपल वर्चुअल नेटवर्क्स हो सकते हैं। नेटवर्क की प्रत्येक स्लाइस को ग्राहक की आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकता है, और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का इसमें। तो ये किसमें था, 4G में था ये, नेटवर्क स्लाइसिंग वाला, सॉरी, नैरो स्लाइसिंग। नेटवर्क स्लाइसिंग तो इसमें ही है 5G में, ठीक है। फिर आगे चलें। एक है मैसिव मीमो और बीइंग फॉर्मिक्स। तो ये है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाला है, ठीक है। ये 5G में हो सकता है, मतलब बहुत ज़्यादा इनपुट और बहुत ज़्यादा आउटपुट, ठीक है। मैक्सिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट जो भी है। फिर जीएसएम और सीडीएमए और ई सिम में अंतर देखें। तो जीएसएम ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कहते हैं, ठीक है। 90% मोबाइल इसी पे हैं। इसका विकास किया था यूरोपीय कंपनियों ने, और एज तकनीकी पे बेस्ड है, एज टेक्नोलॉजी पे। सिम कार्ड आधारित होता है, ऑपरेटर बदलना आसान होता है। एफडीएमए और टीडीएमए का यूज़ होता है इसमें। जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन और टाइम डिवीजन है उसका यूज़ होता है, कोड डिवीजन नहीं है, और कम सुरक्षित है ये। पर सी डी एम ए है ना,
वो 10% मोबाइल में यूज़ होता है, यूएस में यही चलता है। और ई वीडियो तकनीक पे बेस्ड है ये, हैंडसेट आधारित है, महंगी है ये। और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है इसमें, ठीक है। अधिक सुरक्षित है, यानी कोड पे बेस्ड हो रहा है। तो अपन ने देखे थे ना यहाँ पे CDMA, ये वाला 2.5 में आया था, ये अमेरिका का है। और ये 1G 2G ये यूके साइड में ज़्यादा यूज़ होता है। फिर एक ई सिम है। ई सिम क्या है, ये नॉट रिमूवेबल है, पर इजी टू चेंज होता है नेटवर्क को, पर एम्बेडेड होती है फ़ोन के अंदर ही, ठीक है। फ़ोन से निकाल नहीं सकते, और ओनली फ्यू फ्यू फ़ोन सपोर्ट करते हैं इसको, सॉरी। और 2012 में डेवलप हो गई थी ये। फिर एक होता है IMEI, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। तो 15 डिजिट का होता है ये, हर मोबाइल का एक अलग होता है, ठीक है। और IMEI अनिवार्य होता है, प्रत्येक IMEI गवर्नमेंट को पंजीकृत करवाने होते हैं, ठीक है, एवरी इंपोर्टर को। तो ये रूल है। फिर ड्यूल सिम फोन होते हैं ना, उनमें 2 IMEI नंबर होते हैं, ठीक है। और हर सिम के लिए एक अलग होता है। फिर अपन आगे चलें तो 13-18 में, जैसे ब्लैक ब्लैक के लिए स्टोलन आता है, वाइट कैन यूज़ कर सकते हैं। और फिर है ग्रे, ग्रे यूज़ कर सकते हैं, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। आगे चले, पहचान, इंटरनेट का यूज़ ऑल करें, ठीक है, उसके लिए। अब जो भी है, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा क्या लिख रहा है। फिर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आ गया। इसमें दो पक्ष साझा गोपनीय कुंजी उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो दो पक्ष है ना, एक कुंजी पहले उत्पन्न करते हैं कि यार एक की है ये, इसके बेस पे हमारा जो भी मैसेज आएगा वो इनक्रिप्टेड, ठीक है, इनक्रिप्टेड मैसेज होगा, उसको ही पढ़ पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, उसको यूज़ करते हैं। अब इसमें दो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में, एक तो सुपर पोजिशन और एक एंटेंगलमेंट। तो 0 1 दोनों को एक ही समय में दर्शाया जा सकता है, ये होता है सुपर पोजिशन। मतलब ये ऐसी पोजिशन है जिसमें 0 और 1 एक साथ हैं। तो इससे इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जैसे 0 और 1 एक ही पे हैं, तो इनफाइनाइट बन सकते हैं। 0 और 1 1 0, एक तो सिंपल से ही दो ही बन पाए, और एक हो गया पॉइंट 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 में कुछ 0 0 0 पॉइंट, उस टाइप से, ठीक है। और एंटेंगलमेंट है, अगर किसी एक में छेड़छाड़ी करते हैं तो दूसरा भी छेड़छाड़ हो जाएगा। तो सुरक्षित संचार प्रणाली है, ठीक है। और QNU लैब करके है बेंगलुरु में, उसने एक खोज की है इसकी, ठीक है। तो QNU लैब बेंगलुरु ने खोज किया, कुछ किया होगा पता नहीं। फिर आगे चले तो क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का प्रयोग करता है, और सब एटॉमिक स्तर के कण होते हैं क्यूबिट, एटॉमिक से भी सब एटॉमिक लेवल के, ठीक है। और क्वांटम बिट्स, ये मूल इकाई है, क्वांटम बिट्स की मूल इकाई क्यूबिट है, ठीक है। फिर क्वांटम बिट्स क्या है, प्रकाश के फोटोन के जरिए डेटा संचारित करता है क्वांटम बिट्स। और क्वांटम सिमुलेशन विशेष प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, जो भौतिक जगत के पदार्थ प्लस रसायन अभिक्रियाओं का सिमुलेशन करते हैं। तो ये है क्वांटम सिमुलेशन के लिए, क्वांटम कंप्यूटर है जो पदार्थ और रसायन की अभिक्रियाओं का सिमुलेशन करते हैं, रिएक्शंस का सिमुलेशन, ठीक है। तो क्यूबिट्स सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, क्वांटम बिट्स प्रकाश के फोटोन के जरिए डेटा संचारण। फिर एज कंप्यूटिंग क्या होती है, फिर क्लाउड पे होता है जैसे, और डिवाइसेस होते हैं D1 D2 D3, ठीक है। डाटा एनालाइज करता है लोकली, और डाटा प्रोसेस कहाँ हो रहा है उसके बारे में पता चलता है, ठीक है। तो यूज़ करना पड़ता है इसमें एज कंप्यूटिंग में 5G का और वायरलेस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। तो क्लाउड है, क्लाउड में भी अपन कोई अपने घर के पास ही कोई बनाए तो उसको कहते हैं ये। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, उनको हटाते हैं। फिर एक है VR AR और मेटावर्स, ये क्या है। तो हाँ, इसके पॉजिटिव देख लेते हैं एज कंप्यूटिंग के। तो इसमें लेटेंसी कम होती है, और रिड्यूस कर देता है अमाउंट ऑफ डाटा एंड इलेक्ट्रिसिटी टू क्लाउड। तो अमाउंट डाटा और इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उसको कम कम खत्म कर देता है। और लो साइबर थ्रेट्स होते हैं इसमें, ठीक है। फिर VR AR मेटावर्स क्या है, VR क्या है, इसमें VR हेडसेट का यूज़ करते हैं, यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू क्रिएट सिमुलेटेड एनवायरनमेंट मेक यूजर फील लाइक ही एग्जिट इन दैट एनवायरनमेंट। सीधी बात है, VR हेडसेट है तो सीधी बात है, वर्चुअल दुनिया में चला जाता है एक इंसान, और उसको फील होता है कि वो वहाँ पे है। फिर एक है ऑगमेंटेड रियलिटी। तो इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो वर्चुअल चीज़ों से इंटरेक्ट कर पाता है, मतलब इसमें ओरिजिनल चीज़ें और वर्चुअल चीज़ें उन दोनों को मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड प्लस वर्चुअल वर्ल्ड अगर दोनों मिल जाएं तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है। फिर आगे चले, एक मेटावर्स है।
ठीक है। अब ये क्या है, मिक्स्ड रियलिटी है। पीपल इंटरेक्ट बाय देयर डिजिटल अवतार्स, तो उनके अवतार्स बनाए जाते हैं, डिजिटल अवतार्स, जैसे आजकल इंस्टा पे भी बनने लगे हैं, जो ब्लॉकचेन से बनते हैं, ठीक है। ये भी एक तरीके से वीआर और एआर का यूज होता है इसमें भी। और फिर इसमें डिवाइसेस हो सकते हैं, जैसे स्मार्टफोन, कंप्यूटर, वीआर डिवाइसेस इनके थ्रू। पर जैसे वही चल रहा है आजकल, डिजिटल अवतार्स होते हैं मेटावर्स में, ठीक है। इसमें अपन कोई सामान खरीद सकते हैं, मतलब एक दूसरी दुनिया बना दी इन्होंने। उसमें अपने अपने डिजिटल अवतार हैं, अपन कोई चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, समझ रहे हैं ना, वही सब है। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, तो इंटर रिलेटेड कंप्यूटिंग डिवाइस है, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। और ये जैसे कि लाइट बल्ब है, स्पीकर है, ये कनेक्ट हो गए किसी इंटरनेट से, सिस्टम इंटीग्रेशन हो जाते हैं, ठीक है। साइबर फिजिकल सिस्टम, तो ये क्या है, सिस्टम इंटीग्रेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम, फिर डिप्लॉयमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट डू थिंग्स इन फिजिकल वर्ल्ड, सीपीएस डिपार्टमेंट, जो भी है पता नहीं चल रहा क्या है ये। फिर सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप कतर फर्स्ट टाइम यूज किया है सेमी ऑटोमेटेड ऑफ साइड टेक्नोलॉजी। ऑफ साइड रूल, जैसे फुटबॉल का नियम होता है, दो चीजें होती हैं, सेंसर इनसाइड बॉल और वीडियो असिस्टेंट, ठीक है। तो एडिडास का एक एआई है, कौन सा, रिनला, तो सस्पेंशन फेड, बॉल मूवमेंट इन 3D, 12 कैमरे अंडरग्राउंड, फाइनल डिसीजन एम्पायर ही देगा, पर ओनली कंफर्मेशन टूल है ये, ठीक है। तो सीधी बात है, इन्होंने कैमरे वैमरे लगाए हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में जो कि कुछ हो रहे थे अपने नियम, मतलब कि ऑफ साइड गई है नहीं गई, उनको चेक करने के लिए वीडियो असिस्टेंट का यूज़ किया था अपन ने, रेफरल के लिए अपन यूज़ कर रहे थे इसको। फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप सिंथेसिस टेक्नोलॉजी, डीप लर्निंग को और एआर से मिला के अपन जनरेट करते हैं टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। चाइना ने नियम बना दिए हैं इसके लिए, सब 2017 में फेस स्वैपिंग आया था, ठीक है। और इंडिया ने भी कोई इसके लिए स्पेसिफिक रूल्स नहीं बनाए, ठीक है, किसके लिए, डीप फेक के लिए। फिर एक है इसमें जैप, इसमें क्या, वेब 1.0, तो ये क्या है, ग्लोबल डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ये। रीड, इसमें सिर्फ पढ़ सकते थे अपन लोग, और पैसिव एंगेजमेंट था, सिर्फ मतलब कुछ एक्टिवली नहीं कर रहे हैं, बस कोई वेबसाइट बनी है उसमें क्या लिखा है वो पढ़ रहे हैं। फिर वेब 2.0 आया, इसमें हम रीड भी कर सकते थे और राइट भी कर सकते थे, कम्युनिकेबल हो गया, ठीक है, जैसे हम लिखने भी लग गए। फिर तीसरा आया वेब 3.0, इसमें आई एआई बेस्ड मशीन लर्निंग, ये सब, इसमें हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये डिसेंट्रलाइज्ड है। और इंटरमीडिएट जरूरी नहीं है वेब 3.0 में, ठीक है। फिर आ रहा है वी वेब 5.0, ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है, कांट कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, बिग टेक कंपनीज, और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म होंगे। और डॉर्सी, डॉर्सी क्या है, व्यक्ति घोषणा है, व्यक्ति घोषणा करेगा, बिल्डिंग एन एक्स्ट्रा डेंस डिसेंट्रलाइज वेब, ठीक है। मिसिंग की लेयर, मिसिंग की लेयर होगी आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, जो भी है पता नहीं, मेरे को नहीं समझ। अगला है कौन सा, एक है अपना बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आता है डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसमें पहला होता है सेल, सेल में होता है एक तो केंद्रक यानी न्यूक्लियस, एक होता है क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र, फिर एक होता है, क्रोमोसोम्स भी आगे अगर तोड़ें तो तंतुनुमा अणु होते हैं, उनको डीएनए कहते हैं, तो डीएनए से बना होता है क्रोमोसोम, ठीक है। अब डीएनए क्या है, ये आनुवांशिक कूट होते हैं, यानी कि आनुवांशिक यानी हेरिडिटी, मतलब कोड होते हैं, हेरिडिटरी कोड, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और फिर ये डीएनए, डीएनए भी किसका बना होता है, जीन का। तो इनमें क्या, जीन के अंदर लक्षण होते हैं, हेरिडिटरी लक्षण होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करवाता है ये, मतलब प्रोटीन बनवाते हैं ये जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए, तो ये डीएनए के सेगमेंट है जीन, और ये प्रोटीन संश्लेषण के काम करवाते हैं। फिर डीएनए, अब डीएनए में क्या होता है, द्विकुंडलित संरचना होती है, यानी डबल कोलाइड स्ट्रक्चर होते हैं। फिर डीएनए से बन के एक न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में भी दो होते हैं, जैसे एक तो फॉस्फेट होते हैं और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। अब न्यूक्लियोसाइड भी दो तरीके से हो सकते हैं, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, फिर शर्करा हो सकती है, डीऑक्सी राइबो शुगर या शर्करा, और एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, ठीक है, एक नाइट्रोजन एसिड वाले, ठीक है, जिसमें आते हैं AGTC। तो ये नाइट्रोजनी क्षार होते हैं ना, ये तो होते हैं AGTC। और जो नाइक न्यूक्लियोसाइड है, इसमें एक होते हैं डीऑक्सी राइबो शर्करा, ठीक है। फिर है, आगे चले अपन,
तो जीनोम, अब जीन मॉडिफिकेशन यहाँ से स्टार्ट होता है अपना सबसे पहले। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन में पहला आता है अपना डीएनए पुनर्संयोजी या फिर डीएनए रिकॉम्बिनेंट तकनीक। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट का मतलब है डीएनए में कुछ अपन चेंज करें, उसको रिकम्बाइन करें, मतलब कुछ उसके जैसे ये क्या थे ना इसमें डीएनए जो बन रहे थे वो द्विकुंडलित या डबल कॉलिक इसका स्ट्रक्चर थे। तो उसके जीन उसमें चेंज करेंगे तो उसमें रिकॉम्बिनेंट होगा कुछ। तो इसमें स्टेप वन क्या होता है, न्यूक्लिक एंजाइम होता है एक, ठीक है, उसको कैंची बोलते हैं। वो डीएनए को विशिष्ट एक पहचान अनुक्रम पे काट देता है, मतलब कट अ डीएनए बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो डीएनए को काटता है, वो एक कैंची होती है एक तरीके से, कौन सा, न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। फिर उसमें क्या करता है, उसमें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं हम, ठीक है। तो इसको cDNA भी कहते हैं या कॉपी डीएनए। तो जैसे हमने कोई चीज़ काटी है, फिर उसकी हमने बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, क्योंकि भाई मे बी हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे उसमें हमारी कॉपी खराब हो जाएगा, फिर नए कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए फिर एक लाइगेज एंजाइम होता है, उससे उसको जोड़ देते हैं वापस डीएनए को जहाँ से काटा है, उसमें कुछ चेंज कर करू के उसको जोड़ देते हैं। और फिर क्या है स्टेप फोर, होस्ट सेल में ट्रांसफर कर देते हैं वापस से उसको, और फिर सेल डिवीजन होने लगता है और कोशिका निर्माण होने लगती है नई, ठीक है। तो बस वही है। तो अब ये है, अब स्पेसिफिक उस पे अपन काट रहे हैं जगह पे, तो ये दो तरीके से हो सकते हैं। तो एक्सो एक्सो तो होता है सिरे से काटें, और एंड होता है अपन बीच में से कहीं से काट दें, ठीक है। तो ये होता है कट अ डीएनए बाय स्पेसिफिक सीक्वेंस। तो एक तो हो गया एक्सो न्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है, या फिर एंडो न्यूक्लियस, वही। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे गोल्डन राइस, वो अपन ने बनाया है, विटामिन ए डाला है उसमें, सुपर बनाना इसमें प्रोटीन डाला है, और सुपर पोटैटो ये भी प्रोटीन डाला है, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बनाया है। पर गोल्डन राइस विटामिन ए डाला है, वो इसी से डाला है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से। फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आती है डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो फिंगरप्रिंटिंग में क्या है, 1984 में एलिक जेफरी आदमी थे, उसने खोजी थी, ठीक है। और इंडिया में लाल सिंह हुआ करते थे, उन्होंने गुणसूत्र में मिलने वाले डीएनए की विशिष्टता के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। तो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए मिलते हैं उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, उनके आधार पर अपन बता सकते हैं कि ये आदमी है, ठीक है। पर क्या होता है, और उसमें भी जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें 0.3% जो 0.3% डीएनए वही एक स्पेसिफिक होता है, बाकी तो सब में सेम ही होता है, ठीक है। फिर प्रक्रिया देखें इसमें क्या स्टेप्स होते हैं, तो पहले और दूसरे स्टेप तो सेम ही है, जिसमें वो लाइगेज एंजाइम से अपन ने उसको काट दिया, किसको, डीएनए को। दूसरे में वही पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवा दी, उसके बहुत सारे बना लिए। पर तीसरी स्टेप में क्या होता है, डीएनए खंडों में इलेक्ट्रोफोरेसिस विखंडित करते हैं इसका, डीएनए खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिससे क्या होता है विखंडित डीएनए हो जाता है। और फिर एगारोस जेल होती है, उसमें विद्युत आवेश में उसको प्रवाहित करते हैं, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता इसमें होता क्या है, पर होता है कुछ, ठीक है। फिर स्टेप फोर में क्या होता है, इसे नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है। नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पे इसको शिफ्ट कर दिया, पहले तो इसको डीएनए जो तोड़ा था खंडों का, डीएनए खंडों का इलेक्ट्रोफोरेसिस विखंडित करते हैं आगारोस जेल में डाल के, ठीक है। फिर वापस उसे नाइट्रोसेल्यूलोज प्लेट पे शिफ्ट कर दिया। और स्टेप फिफ्थ आती है इसमें, रेडियो सक्रिय प्रोब में इसको डाल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से अपन को पता चलता है कि इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं और किस इंसान का क्या है। फिर डीएनए प्रोफाइलिंग या फिंगरप्रिंटिंग का काम आती है, तो आइडेंटिफाई करती है इंडिविजुअल को। एक डीएनए बार कोडिंग होती है, ये आइडेंटिफाई करती है स्पीसीज को। स्पीसीज को जैसे जैसे अपन ने कोई मतलब कुछ चीज अपन को निकाली कहाँ से, तालाब में से, तालाब में से अपन को कोई मटेरियल निकला और अपन ने उसका डीएनए बार कोडिंग की, तो उससे पता चल जाएगा कि यार ये मछली थी। अब मछली थी ये तो पता चल गया, पर ये नहीं पता चलेगा कि भाई कौन सी मछली थी, इंडिविजुअली कौन सा है, ठीक है। पर ये पता चल जाएगा कि उस प्रजाति की मछली है। स्पीशीज का पता लगाने के लिए बार कोडिंग होती है। फिर जेनेटिक मार्कर होता है, ये क्या होता है, गुणसूत्र में विशेष क्षेत्र की पहचान के लिए यूज होता है जेनेटिक मार्कर। तो गुणसूत्र में कोई विशेष क्षेत्र है, उसकी पहचान के लिए अपन मार्कर का यूज करते हैं, ठीक है। और फर्स्ट कैन बी यूज फॉर जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन। तो इट सॉरी इसको जेनेटिक आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो सकते हैं, कौन सा, जेनेटिक मार्कर एंड डीएनए प्रोफाइलिंग। बट जो अपना बार कोडिंग है ये स्पेसीज के लिए है। फिर जीन थेरेपी होती है, इसमें क्या होता है, कोशिका या ऊतक में
किसी जीन को प्रवेश करवाकर दोषपूर्ण जीन की मरम्मत करना। तो जो अपना सेल्स होती हैं, उसमें अगर अपन कोई जीन है जो डिफेक्टिव है, उसकी जगह नया जीन डाल दें, ठीक है? तो जर्म लाइन थेरेपी होती है, इसमें जर्म लाइन जीन थेरेपी, इसमें क्या होता है? प्रजनन कोशिकाओं को लक्षित अर्थात किसी प्रकार की परिवर्तन अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो। तो जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होता है कि हम वो वाले जीन में चेंज करें जहाँ से कुछ चेंज होगा तो वो अगली पीढ़ी में भी जाएगा, ठीक है? तो ये प्रजनन कोशिकाओं को लक्षित करती है जर्म लाइन वाली। अब जीन थेरेपी भी 2-3 तरीके की इनको देखें, तो एक तो होता है जीन रिप्लेसमेंट, ठीक है? जीन प्रतिस्थापन, ठीक है? फिर एक होता है जीन रिपेयर, एक होता है जीन मैग्निफिकेशन। अब इनमें फ़र्क क्या है? तो जीन प्रतिस्थापन, इसमें अस्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीने लगता है क्योंकि उसका जीन चेंज कर दिया जाता है। फिर एक होता है जीन रिपेयर, जीन मैग्निफिकेशन। जीन मैग्निफिकेशन में क्या होता है? अस्वस्थ जीन और स्वस्थ जीन दोनों साथ में रहते हैं, पर उसकी वजह से जब स्वस्थ जीन डाल दिया तो वो सामान्य कार्य करने लगता है। अब इन सब का यूज़ करके हम इनको यूज़ कैसे कर रहे हैं? जीन थेरेपी, जीन प्रतिस्थापन, जीन मरम्मत, मतलब जीन मरम्मत, जीन रिप्लेसमेंट, जीन रिपेयर, जीन मैग्निफिकेशन कैसे कर रहे हैं? इनके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, वो है जीन गन। उसको क्या कहते हैं हम? बायोलिटिक्स भी कहते हैं, ठीक है? और बाह्य जीन के चारों ओर भारी धातु की परत चढ़ाकर शक्तिशाली तरंगों से प्रवेश करवाते हैं, ठीक है? तो बाह्य जीन के चारों ओर भारी धातु की परत चढ़ा देते हैं और शक्तिशाली तरंगों से प्रवेश करते हैं उसमें, ठीक है? फिर नैनो रोबोट या वायरस वाहक के रूप में भी हम इनको यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेट्रोवायरस या फिर एडिनो वायरस, इनका यूज़ करके हम जीन चेंज कर रहे हैं। तो पहले आता है जीन एडिटिंग, ठीक है? या जीन संपादन। तो डीएनए का सटीक स्थान पर परिवर्तित किया जाता है इसमें जीन एडिटिंग में, और विशेष एंजाइम के द्वारा किया जाता है ये, ठीक है? तो जीन मॉडिफिकेशन भी कहते हैं जीन एडिटिंग। तो ये जीन थेरेपी में जीन में चेंज किया जाता है, ठीक है? जीन एडिटिंग में डीएनए में चेंज किया जाता है। और सेल थेरेपी, इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है सेल को, जैसे कार टी सेल और ये हो गया। तो जीन मॉडिफिकेशन में 3 चीज़ आ गई, तो जीन थेरेपी हो गई, एक जीन में एडिट कर दिया, जीन एडिट यानी डीएनए में चेंज, जीन थेरेपी यानी जीन में चेंज, जीन एडिटिंग डीएनए में चेंज, और सेल थेरेपी यानी सेल को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है? फिर आगे चलें, तो एक होता है क्रिस्पर। क्रिस्पर क्या है? क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। तो क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरसेप्टेड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स होता है, बैक्टीरिया की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है। जो बैक्टीरिया होता है ना, वो खुद को काट पाता है, ठीक है? जैसे उसको कुछ इफेक्ट होता है तो वो काट देता है। तो डीएनए में भी पाए जाने वाले विशेष खंड होते हैं, ठीक है, उसके बैक्टीरिया में, ठीक है? तो कैस नाइन क्या होता है? ये आणविक कैंची की भांति कार्य करता है। और गाइडेड आरएनए क्या होता है? प्रयोगशाला में तैयार होता है ये, वांछित भाग से जुड़ जाता है जाकर, ठीक है? वांछित भाग से जाकर जुड़ जाता है, ठीक है? तो गाइड करता है कैस नाइन को कि यहाँ से काटना है, उस भाग से जुड़ जाएगा और बाकी भाग को कटवा देगा कैस नाइन से। तो कैस नाइन डीएनए को लक्षित स्थान से घोल देता है और गाइड आरएनए को जुड़ने देता है, ठीक है? तो सॉरी, घोल क्या देता है? खोल देता है ना? तो ये कैस नाइन है, उसको काट देगा और ये फिर गाइड आरएनए ये ले जाएगा और है ना उसको जुड़वा देगा, जो अपन जिस जीन को जुड़वाना चाहते हैं, ठीक है? बस वही है। तो अन्य तकनीक क्या है? जिंक फिंगर न्यूक्लियस, तो ZFN है ये, ठीक है? और एक है टेलिन। टेलिन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस। तो ये भी 2 तकनीक हैं, जैसे क्रिस्पर की तरह ही हैं। क्रिस्पर में जैसे अपन जीन वीन में चेंज कर रहे हैं, वैसे ही इनमें भी होता है, जिंक फिंगर न्यूक्लियस और टेलिन में, ठीक है? तो ये 3 है। फिर रोग वाहक मच्छर, जिसमें अपन आते हैं एडीज एडेप्टीज, नर मच्छर में आ सकता है। नर मच्छर में अपन बांध्यकरण के लिए यूज करते हैं इसको, और मादा मादा वाहक होती है क्योंकि उड़ने में असमर्थ है ये, ठीक है? तो अपन ये सब करते हैं। फिर PGSIT क्रिस्पर पेस्ट कर रहे हैं इसमें। PGSIT क्रिस्पर पेस्ट है, रोग वाहक मच्छर होते हैं ना, जो रोग फैला रहे हैं, जो कि एडीज एडेप्टीज हैं। तो उनमें हम क्या करते हैं, जैसे फैलाते तो मादा मच्छर है, ठीक है? वाहक तो मादा मच्छर है, एक से दूसरे में करेगी। पर हम क्या कर रहे हैं, जो नर मच्छर है ना, उसी को हम है ना मतलब बांध करते हैं, मतलब एक तरह से, मतलब वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, मतलब नया बच्चा पैदा नहीं कर सकता वो मच्छर। तो उसके क्या है फिर,
जो नई जनरेशन आती ही नहीं है, ये है पीजीएसआईटी क्रिस्पर बेस्ड। फिर कार्ट क्या है? तो ये है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी है। इसमें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं ब्लड फ्रॉम पेशेंट टू गेट टी सेल। तो हम ब्लड रिमूव कर लेते हैं पेशेंट से, टी सेल लेते हैं वहाँ से, फिर इंसर्ट करते हैं उसमें जीन और उसको हम कार्ट सेल बनाते हैं, कार्ट टी टी सेल बना लेते हैं और इसको वापस से डाल देते हैं पेशेंट में। तो कार्ट टी बाइंड टू कैंसर सेल एंड किल देम। तो ये कार्ट टी होते हैं ना, कैंसर सेल से जुड़ती हैं, उनको मारती हैं। तो अभी आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल ने बनाया है कार्ट टी सेल इंडिया का। फिर यस कार्टा और काइमरिया, यूएसए में कार्टी का नाम है। कौन सा? यश कार्टा और काइमरिया। ठीक है, ये कार्टी का नाम है यूएसए में। फिर एक होता है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है? जो सेल होती है ना, वो दो तरह की होती है, एक जर्म सेल यानी जनन कोशिकाएं, और एक होती है सोमेटिक यानी कायिक। तो सोमेटिक यानी जिनसे काया बनती है, मतलब अपना शरीर बनता है, और एक होती है जर्म सेल जो जनन कोशिकाएं होती हैं। इसमें तो हो गया एग, स्पर्म हो गए। ठीक है, ये 23 जो क्रोमोसोम्स हैं वो है 23rd वाला। और बाकी सारे सेल्स हैं वो सोमेटिक सेल्स हैं यानी कायिक, जिनसे काया बनती है। स्टेम सेल इज अ टाइप ऑफ सोमेटिक सेल। तो स्टेम सेल भी एक तरह का सोमेटिक सेल है, कायिक सेल है। और जो 44 गुणसूत्र हैं वो होते हैं डाइप्लॉइड। ठीक है। अब स्टेम सेल है, इसको मास्टर सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये अर्लीस्ट सेल है, अर्लीस्ट। और ये टाइप ऑफ सोमेटिक सेल है। ठीक है। तो स्टेम सेल एक टाइप का सोमेटिक सेल है, इसे कायिक बनते हैं और अर्लीस्ट टाइप सेल है। अब अविभजित कोशिकाएं या प्रथिम कोशिकाएं होती हैं ये, मतलब इनमें विविध मतलब चेंज नहीं होता। ठीक है। और प्राथमिक कोशिका होती हैं, शरीर के किसी भी अंग में परिवर्तित होने की क्षमता रखती हैं। तो मतलब जैसे हाथ बन सकता है, इनसे पाँव बन सकता है, किसी भी अंग में परिवर्तित हो सकती हैं ये। ठीक है। फिर आगे चलें, टाइप ऑफ स्टेम सेल्स में देखें सोर्स के आधार पे। ठीक है। और एक होता है क्षमता के आधार पे। तो एक है भ्रूण, भ्रूणीय, ये भ्रूण से प्राप्त होती हैं और इन्हें ब्लास्टोसाइट मतलब 3 से 5 दिन में प्राप्त होती हैं और प्लूरीपोटेंट होती हैं ये। ठीक है। अब इनको देखते हैं, पहले तो इधर से देख लेते हैं क्षमता के आधार पे। तो क्षमता के आधार पे यूनिपोटेंट वो होती हैं जो केवल एक ही प्रकार में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है। जैसे कि सोर्स के आधार पे होती हैं यकृत, रक्तवाहिनी, मेरुरज्जु, इनमें ये यूनिपोटेंट हैं। ठीक है। फिर मल्टीपोलेंट पोटेंट होती है ये, जैसे मस्तिष्क, अस्थि मज्जा में, ये वाली। फिर एक होती है प्लूरीपोटेंट। ठीक है। तो प्लेसेंटा को छोड़कर किसी भी प्रकार में चेंज हो सकती हैं। ठीक है। तो मल्टीपोटेंट वाली मस्तिष्क, अस्थि मज्जा यहाँ से प्राप्त होती हैं, और मतलब दो एक से ज़्यादा में कन्वर्ट हो सकती हैं ये वाली सेल। यूनिपोटेंट वो केवल एक प्रकार में ही चेंज होती हैं। तो ये अपन को कहाँ से मिलती है? मिलती है यकृत से, लीवर, रक्तवाहिनी से, मेरुरज्जु से, नर्व सेल से, उनसे। मल्टीपोटेंट जो बहुत में चेंज हो सकती हैं वो मस्तिष्क से मिल सकती है, अपनी बोन मैरो वहाँ से मिल सकती है। फिर प्लूरीपोटेंट, तो ये ऐसी हैं जो प्लेसेंटा को छोड़ के सारे में चेंज हो सकती है। ये कहाँ से मिलती है अपन को? जो भ्रूण अवस्था होती है वहाँ पे मिलती है प्लूरीपोटेंट। और एक होती है टोटीपोटेंट, ये समस्त कोशिकाओं में चेंज हो सकती हैं। तो ये कहाँ से मिलती है? जाइगोट से मिलती है, 3 या 4 दिन का होता है ना जब। अब यहाँ से अपन समझ गए यूनिपोटेंट क्या है और इनके सोर्स क्या हैं, मल्टीपोटेंट क्या है, इनके सोर्स क्या हैं। ऐसे ही अब चलते हैं यहाँ पे। तो सोर्स के आधार पे देखें, जैसे भूर्णीय वाली है, अब अपन ने देखा था भूर्णीय वाली यहाँ पे थी, प्लूरिपोटेंट है ये। ठीक है, प्लूरिपोटेंट। तो ये प्लेसेंटा को छोड़ के सब में चेंज हो सकती हैं, प्लूरिपोटेंट। इसलिए इनको ब्लास्टोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, भ्रूण से प्राप्त होती हैं। फिर एक होती है गर्भनाल। ठीक है, ये भी प्लूरिपोटेंट है। ठीक है। और अपन ने देखा ही था प्लूरिपोटेंट सिर्फ कहाँ से प्राप्त नहीं हो सकती, प्लेसेंटा को छोड़ के सब में चेंज हो सकती है प्लूरिपोटेंट वाली। फिर आगे चले, एक थी वयस्क स्तंभ कोशिका। ठीक है, तो ये मल्टीपोटेंट है। ठीक है। और ये कहाँ पे मिलती है वयस्क स्तंभ कोशिका? रक्त से या अस्थि मज्जा से मिलती है। तो अपन ने देखा था मल्टीपोटेंट वाली मस्तिष्क या अस्थि मज्जा से मिलती है। ठीक है। फिर एक है इंड्यूस्ड, इंड्यूस प्रेरित। तो ये कायिक कोशिकाओं से विकसित होती है। कायिक यानी मतलब वही सोमेटिक सेल, प्लूरिपोटेंट है ये एक तरीके की। ठीक है। और ये डीएनए पुनर्संयोजी तकनीकी से होती हैं प्राप्त, वो तो ठीक है। आगे चलो, तो अपन को बस ये याद रखना है और तो कुछ याद नहीं रखना, मल्टीपोटेंट और ये। फिर आगे चलें, ऑटोलोगस ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है? पेशेंट्स ओन स्टेम सेल का यूज़ करते हैं इसमें। और एक होता है एलोजेनिक ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें दूसरे की लेते हैं। तो स्टेम सेल कैम फ्रॉम द डोनर।
ठीक है। फिर स्टेम सेल बैंक, तो क्रायोसील कंपनी है, उसने स्टेम सेल बैंक बनाया। भारत में क्या है, थर्ड कंट्री है जिसने ये बनाया है, थर्ड कंट्री टू जीन स्टेम सेल बैंक। पहली थी कौन सी, ये ब्रिटेन, साउथ कोरिया, ये लोग हैं। फिर एम्स, एम्स में गर्भनाल सेल बनाया है एक तो स्टेम सेल के लिए, गर्भनाल से, और पब्लिक स्टेम सेल की बात कर रहे हैं। तो गर्भनाल को सुरक्षित रख रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, एम्स में, जो अपनी गर्भनाल होती है ना, वो। फिर आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, अंडाणु और शुक्राणुओं से बन रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, तो ये प्रयोगशाला में निषेचित होते हैं। और प्राप्त युग्मनज का 4 से 5 दिन तक अपन संवर्धन करते हैं, ठीक है। और फिर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 9 को हटाते हैं। प्रथम टेस्ट बेबी कौन था, विश्व का तो था लुइस ब्राउन, और भारत का था दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल है इनका असली नाम। और लुइस ब्राउन 1978 मैनचेस्टर यूके में बना था, प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, लुइस ब्राउन। और इनका निषेचित कहाँ पे होता है, प्रयोगशाला में। फिर एक होता है माइक्रोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ आईवीएफ, ठीक है। पर इसमें क्या होता है, जैविक माता होती है, उसका दोषपूर्ण एम होता है, माइक्रोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है ना, वो दोषपूर्ण होता है, इसलिए बच्चे में कुछ बीमारियां नहीं जाए उसके लिए होता है। फिर जैविक माता, उसका दोषपूर्ण ये माइट्रोकॉन्ड्रियल है ना। और ये है कोई स्वस्थ महिला, उसका वो माइट्रोकॉन्ड्रियल लिया और उसमें डाल दिया, ठीक है, जैविक माता वाले में, जो था ना, कौन सा अपना अंडाणु उसमें। फिर बस वही है, तो इसमें जो बाकी हिस्सा है, ये मेटीरियल न्यूक्लियर जीन, ये तो मैटरनली है, वो पुरानी वाली माता का। पर जो माइट्रोकॉन्ड्रियल डीएनए है, वो नई महिला का है। और ये शुक्राणु से फिर क्या हुआ, इन दोनों का निषेचन हुआ, ठीक है। बस वही है, तो जैविक माता पिता के 2000 से अधिक जीन, सॉरी कितने, 20,000 से अधिक जीन होते हैं, जबकि महिला होती है उसके सिर्फ 37 जीन जाते हैं बच्चे में, तो उसके तो 37 जीन ही होते हैं। और जो जैविक माता पिता होते हैं उनके कितने होते हैं, 20,000 से अधिक जीन होते हैं। और ये टाइप ऑफ एमआरटी, टाइप ऑफ एमआरटी क्या है, तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर हो सकता है, और मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर हो सकता है, प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर और मैटरनल स्पिंडल ट्रांसफर। तो ये टाइप ऑफ क्या है, एमआरटी। फिर आगे चलें सैरागोसी, तो सैरागोसी में क्या होता है, सरोगेसी, सॉरी, सरोगेसी। तकनीक के आधार पे देखें तो एक तो होती है ट्रेडिशनल और एक होती है गैस्टेशनल। ट्रेडिशनल होती है जिसमें जैविक माता पिता हैं और एक सैरोगेट माता होती है, तो जैविक तो पिता होता है, सैरोगेट माता होती है, ये तो हो गई परंपरागत। और गैस्टेशनल क्या है, तो केवल गर्भाशय सैरोगेट माता का होता है, प्रभाव जैविक माता पिता का ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सैरोगेट माता है, ठीक है। पर इसमें क्या है ना, जैसे कि कोई अपना फिगर खराब ना हो महिलाओं को, इसलिए वो क्या करती हैं, दूसरे के उसमें करवा देती हैं। तो वही वाला सीन है गैस्टेशनल सैरोगेसी। उद्देश्य का आधार परोपकारिता भी हो सकता है और वाणिज्य भी हो सकता है। सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट लाए थे 2001 में, वाणिज्य सैरोगेसी पे प्रतिबंध है, केवल भारतीय युगल के लिए कर सकते हैं। 23 से 50 साल की महिला होनी चाहिए, और आदमी होना चाहिए 26 से 55 का, और 5 ईयर ऑफ मैरिज हो चुके हों, ठीक है, तब, और उनके बच्चा नहीं हो रहा हो। तो ये कौन सी है, जो पति पत्नी है उनकी। और सैरोगेट के क्या रूल है, करीबी रिश्तेदार होनी चाहिए और वो भी विवाहित होनी चाहिए, स्वयं का एक बच्चा भी होना चाहिए, आयु उसकी 25 से 35 ही होनी चाहिए। और बीमा, बीमा कितना हो, उसको बीमा करवाया जाए उसके दौरान, जब वो सैरोगेसी कर रही है, ठीक है। फिर क्लोनिंग, क्लोनिंग क्या है, एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा किया जाता है, एकमात्र जनक से अलैंगिक विधि द्वारा, ठीक है, मतलब लैंगिक क्रिया नहीं हो रही है इसमें कुछ भी। और एकमात्र जनक होता है इसका, दो जने नहीं होते हैं, शारीरिक अनुवांशिक होती है ये, पूर्णतः समरूप होते हैं इसमें, ठीक है। और मूल सजीव की हूबहू कॉपी होती है ये। आनुवांशिक सामग्री एक जैसी, बट दिखने में अंतर का कारण पर्यावरणिक घटक होता है। तो इसमें क्या होता है ना, आनुवांशिक तो मतलब जीन वीन तो हमारे सब एक जैसे हैं, पर दिखने में अंतर हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि कुछ पर्यावरण का भी प्रभाव पड़ता है। क्लोनिंग से भ्रूण स्टेम सेल को भी निर्मित किया जा सकता है। तो क्लोनिंग से अपन जो भ्रूण स्टेम सेल है उसको बना सकते हैं, क्योंकि हमें क्लोन से वो स्टेम सेल मिल जाएगा। फिर क्लोनिंग के प्रकार हैं जीन क्लोनिंग और जीव क्लोनिंग यानी एनिमल क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में तो अपन ने जीन बनाए, गुणसूत्र, डीएनए इनमें।
तो जीन में सेल फ्री और पीसीआर मेथड का यूज करते हैं, इसको मॉलिक्यूलर क्लोनिंग भी कहते हैं। ठीक है, सेल फ्री और पीसीआर मेथड। और एक सेल बेस्ड होता है जिसमें होस्ट सेल का यूज किया जाता है और इंसुलिन जीन की कॉपी की जाती है होस्ट सेल का यूज करके। फिर एक है जीन एनिमल क्लोनिंग में तो जनन प्रजनन क्लोनिंग होती है, नया जीव तैयार करते हैं सोमेटिक सेल से केंद्रक का यूज करके। ठीक है, सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाता है इसमें। और एक है एम्ब्रियो स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग। ठीक है, फिर चिकित्सा और एम्ब्रियो क्लोनिंग और थेरेप्यूटिक क्लोनिंग ये होती है। इसमें अंगों की मरम्मत हेतु के लिए किया जाता है, भ्रूण से सर्जन तक सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के समान ही आगे की जाती है आगे बढ़ती प्रयोगशाला में। बस यही है। फिर सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर क्या होता है? विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के होता है, माता पिता की हुबहू कॉपी होती है, डॉली भेड़ था जैसे। यह आधुनिक तकनीक है। फिर एक एम्ब्रियो स्प्लिटिंग या आर्टिफिशियल एम्ब्रियो ट्विनिंग क्या होती है? तो शुक्राणु अंडाणु का निषेचन होता है, जाइगोट बनता है और ब्लास्टो में चेंज करते हैं, फिर इसको ट्विन बनते हैं इसमें और संतान आपस में सेम होती हैं। फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? दुनिया का प्रथम क्लोन था डॉली भेड़। भारत का है कौन सा? समरूप, गरिमा, महिमा, ये भैंसे हैं भारत के क्लोन, समरूप, गरिमा और महिमा। फिर ये नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल ने बनाया था। फिर फादर ऑफ क्लोनिंग है इयान विल्मट। फिर लाइव हॉर्स प्रोड्यूस बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर यूजिंग द फ्रेश एंड फ्रोजन सीमन। तो राज शीतल बनाया है अभी अपन ने, फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है। फर्स्ट क्लोन ऑफ काउ कौन सा था? तो गंगा था और ये भी करनाल ने ही बनाया था। फिर इंडिया क्लोनिंग जर्नी देखें तो 2009 में विश्व की पहली भैंस समरूपा बनाई करनाल में, NDRI ने। फिर दूसरी गरिमा भैंस बनाई थी फिर 2009 में। फिर 2012 में अपन ने फर्स्ट पश्मीना बकरी नूरी बनाई थी। फिर 2013-14 में अपन ने क्लोन भैंस गरिमा ने महिमा को जन्म दिया था। तो वो कौन सी थी? गरिमा थी ना, 2009 में बनी थी, उसने महिमा को जन्म दे दिया था 2013। और फिर 2014 में उसने करिश्मा को जन्म दिया था, महिमा और करिश्मा को। फिर पहली गाय गंगा थी, ठीक है, 2013-14 में ही। और अभी अपने राज शीतल है, वो एक घोड़ा है। ठीक है, फिर आगे चलें अपन। ये कुछ है आगे, जैसे कि नॉन जेनेटिक जैव प्रौद्योगिकी, जिसमें जीन की बात नहीं हो रही, तो जैव सूचना प्रौद्योगिकी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसमें क्या होता है? जीनों का अध्ययन किया जा सकता है जिसको जीनोमिक्स कहते हैं, आरएनए का अध्ययन किया जाता है इसमें, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स कहते हैं, प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है, प्रोटियोमिक्स कहते हैं। फिर जीनोम अनुक्रमण, जीनोम यानी सीक्वेंसिंग, किसी व्यक्ति के डीएनए में क्षार युग्म के सटीक क्रम को पहचानना, ये कहता है, मतलब उसमें जीन कैसे हैं, आगे पीछे कैसा है उनका क्रम, उसको पहचाना जीन सीक्वेंसिंग कहलाती है। जीनोम एक जीव के डीएनए की पूर्ण समुच्चय होता है। ठीक है, मानव जीनोम परियोजना चलाई है 1990 से 2003 तक, सार्वजनिक वित्त पोषित थी ये। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट है, ये क्या है? बायोटेक डिपार्टमेंट ने चलाया था, नोडल एजेंसी थी IISc बेंगलुरु। 20+ अनुसंधान संस्थाएं इसमें, और 2 चरणों में चला था। इसमें 10,000 भारतीयों के नमूने लिए जाएंगे और संदर्भ क्या है? संदर्भ जीनोम निर्मित करना है इनको। ठीक है, फिर है कि इंडिजीन, इंडिजीन कार्यक्रम क्या है? विविध नर जातीयता। तो यहाँ पे तो 10,000 भारतीयों का लिया है और यहाँ पे नर जातीयता जो अलग अलग रेस के हैं उनके लिए है। ठीक है, 1,000 लोगों का है, भारतीय का जीनोम है ये। वित्त पोषण किसने किया है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने किया है। फिर बायो सेंसर, वे उपकरण जो उपयोग किसी जैविक विशेष विश्लेष्य का पता लगाने के लिए किया जाता है, उपयोग किसी जैविक विश्लेष्य है उसका पता लगाने के लिए किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना, ठीक है, जैविक विश्लेष्य का पता लगाते हैं, जैसे कि रक्त में ग्लूकोज बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, मतलब जो बायोलॉजिकल चीज है उसका पता लगा रहे हैं। जो विश्लेष्य को पहचानती है, संकेत ट्रांसड्यूसर होता है इसमें और रीडर डिवाइस होता है। तो पहले तो पहचाने, फिर ट्रांसड्यूस करे और उसको डिवाइस रीड भी करे। फिर जैव हस्ताक्षर होता है। फिर एक है कौन सा? जैव हस्ताक्षर यानी बायो सिग्नेचर। तो ये क्या है? किसी भी पदार्थ, अणु जो अतीत वर्तमान में वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती है। ठीक है, तो जो कोई भी पदार्थ है, अणु है, जो अतीत का है, वर्तमान का वैज्ञानिक प्रमाण दे रही है, वही क्या है? बायो सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जीवाश्म होते हैं, बस वही, और कुछ नहीं है इसमें। तो जैव उपचार क्या है? प्रदूषकों का जीवों द्वारा उपचार किया जाता है, ये जैव उपचार है, पॉल्यूटेंट को। ठीक है, फिर जैव ईंधन क्या है? बायोफ्यूल।
तो 3-4 जनरेशन है इसमें। फर्स्ट जनरेशन ये पारंपरिक होता है, खाद्य पदार्थों से बनता है जैसे चीनी, स्टार्च से। सेकंड जनरेशन जो गैर खाद्य पदार्थों से बन रहा है, ये उन्नत जैव ईंधन है। इसमें सेल्यूलोज और बायोडीज़ल का उपयोग किया जा रहा है। थर्ड जनरेशन है जो सूक्ष्म जीवों से बन रहा है, जैसे कि शैवाल से। फोर्थ जनरेशन जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों से बन रहा है, ठीक है, फोर्थ जनरेशन। फिर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 आई है, जो आधारभूत जैव ईंधन के लिए है और विकसित करना है इसमें जैव ईंधन को। और तीसरी पीढ़ी में जैव ईंधन के लिए, तीसरी पीढ़ी क्या है ये मैं भूल गया। इन पे विशेष बल दिया है उसने, आधारभूत जैव ईंधन पहले वाला, फिर विकसित जैव ईंधन, तीसरी पीढ़ी जैव ईंधन पर विशेष बल दिया है बायोफ्यूल पॉलिसी ने। पर फोर्थ जनरेशन पे बल नहीं दिया, जीएम जो फसलें हैं उनसे प्राप्त जैव ईंधन। तो थर्ड वाले में सूक्ष्म जीवों से मिल रहा है, सेकंड वालों में गैर खाद्य फसलों से, और पहले वाले में खाद्य फसलों से। ठीक है, तो ये याद रखना है, पहले खाद्य फसलें, दूसरे गैर खाद्य, तीसरे में सूक्ष्म जीव, और चौथे में क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है ना, उनसे अपन बायोफ्यूल बना रहे हैं। फिर कुछ अनुसंधान केंद्र हैं, तो देखें ब्रह्मगुप्त अनुसंधान विकास केंद्र जोधपुर में है। डेजर्ट मेडिकल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, जोधपुर में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान पिलानी झुंझुनू में है। ठीक है, ये CSIR के अधीन है, कौन सा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी। फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या सौर वैशाला उदयपुर में है। और IT पार्क कहाँ पे बन रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।